हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसमें बहुत सारे यूनिट्स है। आज हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में आते हैं कि जब भी कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जैसे कि वेदर चेंजेस, वॉर्स, पैंडेमिक या फिर कोई भी न्यू डिस्कवरी, तो प्राइस क्यों चेंज होता है। नंबर 2 कि कुछ प्रोड्यूसर ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाते हैं देन अदर्स। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? तो ये दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई है जो चेंज करते हैं किस चीज को, प्राइसेस को, या फिर कुछ प्रोड्यूसर ज्यादा चार्ज कर पाते हैं देन अदर्स। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है दैट इज मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड मतलब वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो हर बायर खरीदना चाहता भी है, खरीद सकता भी है और खरीद रहा भी है, उसे हम कहते हैं डिमांड। डिमांड जो है डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। अगर हमारा प्राइस 10 था तो कंज्यूमर 50 यूनिट्स मांग रहा था। हमारा प्राइस चेंज होके 20 हुआ तो कंज्यूमर ने 40 यूनिट्स मांगे। प्राइस चेंज होके 30 हुआ तो उसने 30 यूनिट्स मांगे। चेंज होके 40 हुआ तो कंज्यूमर ने 20 यूनिट्स मांगे। तो हमें क्या समझ आया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया हमारी क्वांटिटी कम होती चली गई। इसको देख के हम कह सकते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। उनमें सबसे टॉप पे आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब भी हम सामान खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग वी आस्क इज प्राइस ऑफ द गुड्स, कि सामान का प्राइस क्या है। उसके बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हम उसे खरीदेंगे या नहीं। तो जब भी हम इस बारे में पढ़ते हैं तो हमें एक चीज पता चलती है कि प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब भी हम ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम एक चीज को कंसिडर करते हैं दैट इज सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो मान के चलेंगे बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम सिर्फ प्राइस को कंसिडर करेंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बहुत बार हमारे खुद का प्राइस नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर के प्राइस भी हमारे गुड्स को अफेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे गुड्स के प्राइस भी हमारे गुड्स को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे गुड्स की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे गुड्स जो हमेशा साथ साथ में चलेंगे, साइमल्टेनियसली चलेंगे, जैसे टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। तो हमारा कहना है ऐसे गुड्स में अगर कभी भी कार के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड ऑफ पेट्रोल बढ़ जाएगी। अगर कभी भी कार के प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड ऑफ पेट्रोल, ध्यान दे रहे होंगे आप कि यहाँ पर कार के प्राइस की बात और पेट्रोल की डिमांड की बात हो रही है। इसका मतलब हम कार और पेट्रोल के बीच में रिलेशनशिप अगर देखें तो एक का प्राइस कम होता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में भी एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हम सिर्फ कार की ही बात करें तो कार के प्राइस कम होने से कार की डिमांड तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स जो रिप्लेसेबल हैं, एक के बदले हम दूसरे को यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफी, इंक पेन एंड बॉल पेन, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट। इनके केस में अगर टी का प्राइस कम होगा तो डिमांड फॉर कॉफी भी कम हो जाएगी। ध्यान दे रहे हैं आप कि टी का प्राइस कम हुआ, प्राइस एक का कम हुआ, डिमांड दूसरे की कम हो गई। इसका मतलब अगर मैं वैसे ध्यान कहूं तो प्राइस टी का कम हुआ है तो डिमांड भी टी की ही बढ़ेगी ना। अगर मुझे टी सस्ती मिलने लगे
तो मैं कॉफी क्यों खरीदूंगी, मैं टी ही खरीदूंगी ना। और अगर टी महंगी हो जाए तो मैं कॉफी की डिमांड बढ़ा दूंगी क्योंकि मुझे कॉफी सस्ती लग रही होगी। तो मैं ये कह सकती हूँ ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मतलब इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टॉपिक दैट इज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल इनकम उस इनकम को कहते हैं जो कंज्यूमर अब डायरेक्टली यूज कर सकता है। ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास जो भी इनकम आती है, हम जो भी रेवेन्यू अर्न करते हैं, उसमें से हम अपने सारे एक्सपेंसेस या फिर हम कह सकते हैं हमारी टैक्सेस को हटा देते हैं। हम हमारे टैक्सेस को हटाने के बाद हमारे हाथ में जो बच रहा है जिसे हम खर्च कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो जब भी हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा ही खर्चा करूंगी ना, मेरे पास कम इनकम होगी तो मैं कम खर्चा करूंगी। अब ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे। हमारे गुड्स कैसे हैं हम डिसाइड करते हैं उसके बाद कि पैसा खर्च करें या ना करें। जैसे कि नॉर्मल गुड्स कौन से होंगे, जो नॉर्मली जैसे फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये सारे नॉर्मल गुड्स हैं। इन सबके केस में नॉर्मल लॉ ही लगता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है मैं तभी ज्यादा कपड़े खरीदूंगी, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तभी ही मैं नया फोन खरीदूंगी, राइट। तो मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी, और मेरी इनकम कम होगी तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम कह सकते हैं चीप क्वालिटी की गुड्स हैं, जो बहुत अच्छे गुड्स नहीं है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं चीप क्वालिटी की गुड्स नहीं लूंगी, मैं हमेशा अच्छे गुड्स लूंगी, इसलिए डिमांड इंफीरियर गुड्स की कम हो जाएगी। लेकिन अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मेरा बजट अलाउ नहीं करेगा कि मैं नॉर्मल गुड्स को खरीदूं, इसलिए मैं डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स इंक्रीज कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, जो ऐसे एसेंशियल है जो बेसिक नीड्स हमारी लाइफ जीने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, तो इनके केस में अगर आप सोचो आपकी इनकम बढ़ गई तो आप कुछ चीजें जो हम बेसिकली हमारा फूड है, सपोज हम उससे ज्यादा खाना थोड़ा ही शुरू कर देंगे, है ना, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आज से मैं ज्यादा ऑयल खाऊंगी। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो फूड ग्रेन्स की डिमांड, फ्यूल की डिमांड, ऑयल की डिमांड, तो ये सब डिमांड नॉर्मली नेग्लिजिबल ही इनमें कुछ इंक्रीज आता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज इसमें नहीं आता है। अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम हैज वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ सच गुड्स। इसका बहुत ही ना के बराबर जैसा चेंज आता है इनकी डिमांड पर। और लास्ट आ जाते हैं हमारे पास लग्जरी गुड्स। डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स या फिर प्रेस्टीज गुड्स बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ कंज्यूमर इनकम कीप राइजिंग एज द इनकम राइजेस। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है हमारी डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स भी बढ़ती रहती है। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे गोल्ड की डिमांड तब भी बढ़ रही है जब हमारी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट या हम कह सकते हैं लग्जरी कार्स हो गए, लग्जरी गुड्स हो गए, कोई भी, तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी हम बढ़ा ही देंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर। ये सबसे पहले बायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने एक आइसक्रीम खरीदी और मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट टाइम उस पर स्पेंड करूंगी, और अगर मेरे को आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे नहीं खरीदूंगी। तो डिमांड डिपेंड करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर पे। गुड्स जो मॉडर्न फैशन में है, अभी आज के टाइम में फैशन में है, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और जो ओल्ड डिजाइन हो गया उनकी डिमांड कम हो जाएगी। पर इस पे 4 ऐसे इफेक्ट्स हैं जो लगते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट। चलिए देखते हैं कौन कौन से इफेक्ट हैं। सबसे पहला आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन होता है दिखावा। तो जब पीपल गुड्स खरीदते हैं और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर्स आर एबल टू हैव देम। हम कई बार ऐसा सामान क्यों खरीदते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सामने वाला खरीद सकता है तो हम भी खरीद सकते हैं, दिखावे के लिए सिंपली। नेक्स्ट, बैंड वैगन इफेक्ट रेफर्स टू एक्सटेंट एट which the demand of goods is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity। ठीक है, ऐसे गुड्स जो हमें लग रहा है कि सभी खरीद रहे हैं तो हम फोमो में आकर के हम खुद भी खरीद लेते हैं, उसको हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। जहां पर गुड्स की डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दूसरे लोग भी उसे कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं वो मैंगो वाली आइसक्रीम जो भी नहीं आ रही है, राइट। तो लोगों ने एक ने खरीदी तो दूसरे को लग रहा है कि हम भी खरीद सकते हैं,
राइट। तो जब दूसरे लोग कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम भी उसी गुड्स की डिमांड खरीद लें, उसे बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। नेक्स्ट इज स्नोब इफेक्ट। स्नोब का मतलब refers to the extent to which demand of the goods is decreased। यहाँ पर डिमांड को कम कर दिया जाता है ड्यू टू द फैक्ट अदर्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग द सेम कॉमोडिटी। यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि सामने वाले भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी डिमांड को कम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास वेबलिन इफेक्ट। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस being seeking rich people to satisfy their need for conspicuous consumption। ये ऐसे गुड्स जिनको सिंपली क्यों खरीदा जा रहा है, एज अ स्टेटस सिंबल। महंगी गाड़ी हम इसलिए खरीद रहे हैं ताकि लोग हमें रिच समझे, राइट। तो ये वेबलिन इफेक्ट हो गया। तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये वेबलिन इफेक्ट किसके नाम से आएगा, तो याद रखना ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, थॉर्स्टीन वेबलिन, इन्होंने ये दिया है। हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन एक ही जैसी चीज है, और स्नॉब इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो इन्होंने कहा दोनों ही एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इट इज a psychological effect in which people do the same what others are doing। हम सब लोग वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं या तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बैंडवैगन इफेक्ट। जबकि स्नोब इफेक्ट कह रहा है इट इज अंडरस्टूड डिजायर टू पोजेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू। हम वही सामान खरीद रहे हैं जो यूनिक है, जो दूसरों के पास नहीं है। ये बिल्कुल अपोजिट है किसका? बैंडवैगन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लास्ट, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर की नेक्स्ट फैक्टर जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कंज्यूमर की डिमांड को, वो है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर को कभी भी लगता है कि आज मैं, जैसे बहुत एक बेसिक एग्जांपल, मुझे पता है कि अमेज़न पे सेल आने वाली है, तो मैं आज गुड्स नहीं खरीदूंगी, मैं वेट करूंगी सेल आ जाए, उसके बाद मैं अपनी डिमांड बढ़ाऊंगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि सेल आज चल रही है, तो मैं गुड्स आज ही खरीद लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कल मेरे को वो चीज महंगी मिलने वाली है। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर प्राइसेस को लेकर के, मेरी इनकम को लेकर के और सप्लाई कंडीशंस को लेकर के चेंज होती है। इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइसेस, उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो डिमांड आज करेगा। कंज्यूमर को लगता है उसकी इनकम फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर वो मोर क्वांटिटी डिमांड करेगा। या फिर शॉर्टेज इन सप्लाई, उसको लगता है कि फ्यूचर में उसको शॉर्टेज हो जाएगी सप्लाई की, उसको सामान ये नहीं मिलेगा, तो फिर मोर क्वांटिटीज विल बी डिमांडेड। कंज्यूमर अपनी डिमांड को आज ही बढ़ा देगा ना। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फॉल इन प्राइसेस, फ्यूचर में, आज नहीं, फ्यूचर में प्राइसेस कभी कम होंगे, तो हम वेट करेंगे कि प्राइसेस कम हो जाए, हम उसके बाद गुड्स को खरीदेंगे। फॉल इन इनकम, अगर मुझे लगता है कि मेरी इनकम बाद में कम हो सकती है, तो मैं आज ही गुड्स को खरीद लूंगी। सॉरी, अगर मुझे लगता है कि मेरी इनकम जो है फ्यूचर में कम होने वाली है, तो मैं आज गुड्स नहीं खरीदूंगी। और दे विल पोस्टपोन देयर परचेजेस फॉर नॉन एसेंशियल कमोडिटीज, और करंट डिमांड उनकी कम हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।